पति ने मनहूस कहकर पत्नी को घर से निकाल दिया। पत्नी बन गई करोड़ों की कंपनी की मालिक। फिर एक दिन पति उसी की कंपनी में नौकरी मांगने पहुंचा। हमारे कर्म हमारे जीवन में लौटकर जरूर आते हैं, अच्छे कर्म अच्छाई के रूप में और बुरे कर्म बुराई के रूप में। इसीलिए कभी भी धन, पैसा, पद, प्रतिष्ठा का अहंकार नहीं करना चाहिए और ना किसी को तुच्छ समझना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी जितनी सरल है उतनी ही मजबूत है। यह कहानी किसी फिल्म की नहीं, बल्कि दिल्ली की सानवी शर्मा की वास्तविक पीड़ा और उसके दिल के टूटने की कहानी है, जिसे किसी भी इंसान के दिल में सीधा उतर जाना चाहिए। सानवी की जिंदगी कभी बिल्कुल सामान्य थी। वह एक शांत स्वभाव की, उम्मीदों से भरी लड़की थी, जो शादी के बाद अपने नए घर में खुशियां लाने का सपना लेकर आई थी। उसका पति आर्यन सिंह शुरुआत में बहुत समझदार, शांत और सलीकेदार इंसान था। सानवी को लगता था कि उसकी जिंदगी हमेशा प्यार और सम्मान से भरी रहेगी, लेकिन जीवन अचानक बदल जाना किसी से पूछकर नहीं आता। आर्यन के कारोबार में एक के बाद एक भारी नुकसान होने लगे। पहला नुकसान, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जैसे किसी ने उनके घर की खुशियों पर ग्रहण लगा दिया हो। हर नुकसान के साथ आर्यन का स्वभाव टूटता गया। वह पहले चुप रहने लगा, फिर छोटी छोटी बातों पर चिल्लाने लगा और फिर उसके शब्द जहर की तरह हो गए। दिन ब दिन सानवी डरने लगी कि आज घर आने पर वह किस बात पर नाराज होगा। एक दिन ऐसा आया जब फैक्ट्री का आखिरी बड़ा ऑर्डर भी रद्द हो गया। आर्यन का गुस्सा, दर्द और निराशा सब मिलकर एक तूफान बन चुके थे। वह तमतमाते हुए घर पहुंचा। सानवी ने दरवाजा खोला ही था कि वह बिना उसकी ओर देखे अंदर चला गया। कमरे में पहुंचकर उसने टेबल की फाइलें जोर से फेंक दी। उन फाइलों के गिरने की आवाज जैसे सानवी के दिल पर पत्थर बनकर लगी। आर्यन गरजते हुए बोला, जब से तुम इस घर में आई हो सब बर्बाद हो गया। कारोबार खत्म, सुकून खत्म और अब चैन की नींद भी चली गई है। सानवी के होंठ कांप उठे। वह हिम्मत जुटाकर बोली, आर्यन, मैंने क्या किया है? मैं तो हमेशा आपके साथ खड़ी रही हूं। लेकिन वह पूरा वाक्य नहीं बोल पाई। आर्यन ने उसकी बात काटते हुए चिल्लाया, बस, और झूठे दिलासे मत दो। तुम मनहूस हो। इस घर की बदकिस्मती की वजह तुम हो। सानवी वहीं जम गई। उसकी आंखों में आंसू थम नहीं रहे थे। तभी कमरे में आई विमला देवी, उसकी सास। उसके चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान थी। वह बोली, ठीक कहा मेरे बेटे ने। जब से यह घर में आई है सब उल्टा ही हो रहा है। पहले मेरे पति बीमार पड़े, फिर बिजनेस डूबा, अब इसे निकालने का समय आ गया है। सानवी का दिल एक पल में टूट गया। उसने हाथ जोड़ लिए। मां जी, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। मुझसे गलती हुई है तो जो चाहे सजा दीजिए, पर मुझे घर से मत निकालिए। लेकिन विमला देवी का चेहरा और सख्त हो गया। यह घर अब तेरा नहीं है। औरतें अपना नसीब साथ लाती हैं। तू अपने साथ बर्बादी लाई है। निकल जा यहां से। सानवी कुछ पल खामोश खड़ी रही। उसके आंसू उसके चेहरे से टपक रहे थे, लेकिन कमरे में किसी को उसकी पीड़ा दिखाई नहीं दे रही थी। आर्यन ने टेबल से एक कागज उठाया और उसकी ओर फेंक दिया। ये तलाक के कागज हैं। अब तू अपने रास्ते चली जा। मैं और बर्बादी नहीं चाहता। सानवी के हाथ कांप गए। उसने उन कागजों को देखा और एक पल के लिए लगा जैसे उसकी सांस ही रुक गई हो। उसने कुछ नहीं कहा, न कोई विनती, न कोई शिकायत। बस अपनी टूटी हुई आंखों के साथ चुपचाप दरवाजे की ओर बढ़ गई। कमरे से बाहर जाते समय एक भी आवाज नहीं उठी। किसी ने नहीं कहा, रुक जाओ। किसी ने नहीं कहा, तुम्हारी गलती नहीं है। रात थी। पूरी सड़क अंधेरी। आसमान में हल्की ठंड थी। हाथ में बस एक छोटा सा बैग और आंखों में बरसती हुई पीड़ा। वह उसी शहर की सड़कों पर भटक रही थी जहां कुछ साल पहले वह दुल्हन बनकर आई थी। उस दिन वह कितनी खुश थी, लेकिन आज तो वह खुद को पूरी तरह अकेला महसूस कर रही थी। हर गली उसे याद दिला रही थी कि वह अब किसी की नहीं रही। न बेटी, न बहू, न पत्नी, बस एक टूटी हुई औरत जिसे उसका अपना ही घर बेघर कर चुका था। चलते चलते उसके कदम भारी हो गए। थक कर वह एक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई। आंसू उसके गालों पर बहते रहे। दिल में सिर्फ एक ही सवाल था, मैं कहां जाऊं? कौन मेरा है? मंदिर की घंटियां धीमे धीमे बज रही थीं।
जैसे भगवान उसे दिलासा दे रहे हों। लेकिन अंदर का दर्द खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। सानवी उसी सीढ़ी पर देर तक बैठी रही, कभी आसमान को देखती, कभी रास्ते को, कभी अपने छोटे बैग को, जिनमें बस 2 कपड़े और कुछ यादें थीं। उस रात उसे लगा कि उसके जीवन में कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन जो इंसान टूट जाता है उसके भीतर एक नई ताकत पैदा होती है। कभी कभी अंधेरा ही इंसान को रोशनी की कीमत सिखाता है। सानवी को नहीं पता था कि उसके जीवन की यह काली रात वास्तव में एक नई सुबह की शुरुआत बनने वाली है। एक ऐसी सुबह जिसे वह खुद कभी सोच भी नहीं सकती थी। सानवी शर्मा उस मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी, जैसे उसके अंदर की सारी ताकत खत्म हो चुकी हो। आंसू सूख चुके थे, दिल सुन्न था और दिमाग खाली। वह बस पत्थर की तरह बैठी रही, न आवाज न हरकत। तभी पास से गुजरती एक साधारण सी औरत रुक गई। उसने सानवी को देखा, कपड़े धूल भरे, आंखें लाल, चेहरा थका हुआ। वह तुरंत पास आई, अपने झोले से पानी का गिलास निकाला और प्यार से उसकी तरफ बढ़ाया। बहन, कहां से आ रही हो? आवाज में ममता थी, कोई सवाल नहीं था। सानवी ने गिलास पकड़ा, होंठ कांप गए। मुश्किल से आवाज निकली, कहीं नहीं, कोई नहीं है मेरा, जाने को भी कोई जगह नहीं। औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया। चलो मेरे साथ चलो, पास में एक शेल्टर होम है, वहां कोई तुमसे कुछ नहीं पूछेगा। उन बातों में इतना अपनापन था कि सानवी चुपचाप उसके पीछे चल दी। शेल्टर होम छोटा सा था, लेकिन उसमें एक चीज थी, मुश्किल में घिरी औरतों के लिए खुला हुआ दरवाजा। वहां कई महिलाएं थीं, किसी को पति ने छोड़ा था, किसी को समाज ने ठुकराया था, किसी को घर वालों ने। पर वहां एक बात थी, किसी को मनहूस नहीं कहा जाता था। वहां पहली रात सानवी जमीन पर बिछे गद्दे पर लेटी रही। नींद नहीं आई, पर एक अजीब सी राहत थी कि कम से कम आज कोई उस पर चिल्लाएगा नहीं, कोई ताना नहीं देगा। कुछ दिनों बाद शेल्टर होम की वार्डन ने कहा, सानवी, पास में एक फैक्ट्री है जहां तौलिए बनते हैं, चाहो तो काम मिल सकता है। सानवी को उम्मीद की हल्की किरण दिखी। उसने तुरंत हां कर दिया। फैक्ट्री में काम आसान नहीं था। पहले ही दिन उसकी उंगलियां बार बार सुई से चुभ गईं। मशीन का चलना, कपड़े का फिसलना, तेज आवाजें, सब उसके लिए नया था। पर उसने हार नहीं मानी। हर चोट, हर परेशानी, हर डर को चुपचाप सहती रही। धीरे धीरे मशीन की आवाज उसका सहारा बन गई। हर सुबह वह वक्त पर पहुंचती, पूरा दिन मेहनत करती और शाम को थक कर लौट आती। अब उसे किसी चीज की चाह नहीं थी, न नए कपड़ों की, न गहनों की, न किसी शानो शौकत की। उसे बस एक चीज चाहिए थी, सुकून। वह सुकून जो उसे अपने घर में कभी नहीं मिला था। एक दिन फैक्ट्री बंद होने से पहले दूर से खड़े एक आदमी की नजर उस पर पड़ी। वह था रोहन मेहरा, फैक्ट्री का मालिक। वह सानवी को लंबे समय से देख रहा था। एक साधारण साड़ी में, बिना किसी दिखावे के, बिना आवाज किए अपना काम करने वाली लड़की। दूसरी औरतें जहां थोड़ी देर काम के बाद आराम मांग लेती, वहीं सानवी पूरे दिन बिना शिकायत मशीन चलाती रहती। रोहन ने सुपरवाइजर से धीरे से कहा, इस लड़की को ध्यान से रखना, इसमें कुछ अलग है। दिन बीतते गए। सानवी का काम सबसे अच्छा होने लगा। वह किसी से उलझती नहीं थी, किसी से बात भी कम करती, लेकिन हर सप्ताह उसकी मेहनत की चर्चा होने लगी। लोग उसे इज्जत की नजर से देखने लगे। एक शाम जब फैक्ट्री बंद हो रही थी, सुपरवाइजर ने कहा, सानवी, मालिक ने तुम्हें ऑफिस में बुलाया है। सानवी का दिल धड़क उठा। वह डरते डरते ऑफिस में पहुंची। अंदर रोहन मेज के पास बैठा था। उसने एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया। सानवी ने सिर झुकाकर कहा, सैलरी तो मिल चुकी है सर। रोहन मुस्कुराया, सैलरी नहीं है, कुछ और है। सानवी ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक छोटा नोट था। सानवी, तुम्हारी मेहनत नहीं, तुम्हारा सब्र मुझे प्रभावित करता है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। सानवी के हाथ से लिफाफा गिर गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। कुछ पल तक वह कुछ बोल ही नहीं पाई। फिर कांपती आवाज में बोली, सर, क्या आप मजाक कर रहे हैं? रोहन ने बहुत शांत स्वर में कहा, मैं मजाक नहीं करता। तुम जैसी औरतों को सहारा नहीं, सम्मान मिलना चाहिए। सानवी ने सिर उठाकर उसकी आंखों में देखा और उसी क्षण वह जैसे पत्थर बन गई,
क्योंकि जिस आदमी को वह अब तक रोहन मेहरा फैक्ट्री मालिक समझ रही थी, वह वास्तव में कोई और नहीं था। वह था करण वर्मा, उसका देवर, आर्यन का छोटा भाई। वही करण जिसने सानवी को घर से निकालते समय कहा था, भाभी आप अकेली नहीं हैं। वही करण जिसने अपनी मां और भाई के सामने उसका बचाव किया था। वही करण जिसने कहा था, यह घर सिर्फ भैया का नहीं, मेरा भी है। सानवी को लगा जैसे उसका दिल धड़कना भूल गया हो। उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई थी। करण ने धीरे से कहा, सानवी, मैं जानता हूं यह सब अचानक है, लेकिन तुमसे छुपाने का इरादा कभी नहीं था। बस सही वक्त का इंतजार था। सानवी की आंखों में कई सवाल तैर रहे थे। लेकिन तुम यहां कैसे, और तुमने फैक्ट्री कैसे खरीदी? करण थोड़ा पीछे की कुर्सी पर बैठते हुए बोला, जिस दिन तुम्हें घर से निकाला था उसी दिन मैं भी वहां से निकल आया था। मैंने मां विमला देवी से कहा था कि जिस औरत ने सिर्फ सहा है उसके साथ खड़ा होना गुनाह नहीं, फर्ज है। लेकिन उन्होंने मुझे भी घर से निकाल दिया। तब से मैं बाहर था, छोटे छोटे काम करके, फिर कुछ लोगों के साथ मिलकर बिजनेस सीखा। सालों बाद यह फैक्ट्री खरीदी ताकि साबित कर सकूं कि इज्जत किसी का उपहार नहीं, मेहनत का नतीजा है। सानवी सब सुन रही थी। हर शब्द उसके दिल पर दस्तक दे रहा था। उसकी आंखों से आंसू खुद ब खुद गिरने लगे। वह बोली, तो तुम्हें मुझ पर तरस आया है? करण ने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं सानवी, तरस नहीं, सम्मान है। तुमने जितना सहा है उतना सहने की ताकत सब में नहीं होती। तुम टूट सकती थीं, गिर सकती थीं, लेकिन तुमने खुद को संभाला। बस इसी मजबूती ने मुझे तुम्हारे लिए झुकाया है। सानवी पीछे हट गई। उसकी आवाज कांपी। लेकिन लोग क्या कहेंगे? वही पुराना इल्जाम फिर लगेगा कि देवर और भाभी का रिश्ता पवित्र नहीं रहा। मैं फिर एक बार सबकी जुबान का निशाना बन जाऊंगी। करण ने शांत स्वर में कहा, लोग बोलेंगे तो बोलने दो। इस बार जवाब समय देगा। इस बार इज्जत छीनेगी नहीं, लौट कर आएगी। सानवी कुछ पल चुप रही। दिल और दिमाग में तूफान चल रहा था। फिर मुश्किल से बोली, करण, मैं किसी रिश्ते पर भरोसा नहीं कर सकती। मैंने अपने पति आर्यन सिंह पर भरोसा किया था, अपनी सास विमला देवी पर भरोसा किया था, और सब टूट गया। करण ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मुझे तुम्हारा भरोसा नहीं चाहिए सानवी। बस एक मौका चाहिए खुद को सही साबित करने का। यह कहकर वह उठ गया। कमरे में वही खामोशी फिर से लौट आई। सानवी वहीं खड़ी रह गई, जहां उसका अतीत और भविष्य आमने सामने खड़े थे। अगले दिन जब वह फैक्ट्री पहुंची, माहौल थोड़ा बदला हुआ था। लोगों की निगाहें उसे देखकर फिसल रही थीं। धीमे धीमे कानाफूसी हो रही थी। लगता है मालिक उसे पसंद करता है, शायद उसे प्रमोशन मिलने वाला है। सानवी ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने सिर झुकाकर अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन अंदर से वह उलझी हुई थी। करण की बातों ने उसके दिल में एक हलचल पैदा कर दी थी। उस दिन करण ने उससे कोई बात नहीं की, बस दूर से देखकर एक हल्की मुस्कान दी। वैसी मुस्कान जिसमें न कोई लालच था, न कोई दबाव, बस भरोसा था, एक साफ नीयत थी। शाम को जब सानवी शेल्टर होम लौटी, उसकी रूम पार्टनर मीरा ने पूछा, आज तुम बहुत चुप हो, सब ठीक है ना? सानवी ने धीरे से कहा, हां, सब ठीक है। बस वक्त शायद मुझे एक नया मोड़ दिखा रहा है। मीरा मुस्कुरा दी। कभी कभी वक्त वहीं लौट आता है जो हमसे छीन लेता है। दिन बीतते गए। करण ने कभी कोई मजबूरी नहीं डाली। वह सिर्फ दूर से देखता, सानवी कैसे हर दिन अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही है। सानवी भी पहले से मजबूत दिखने लगी। उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास लौटने लगा था जो बरसों पहले उसके शादी वाले दिन चमकता था। एक शाम फैक्ट्री में अचानक बिजली चली गई। मशीनें रुक गईं। सब लोग बाहर निकल गए, लेकिन सानवी स्टॉक रूम में अकेली रह गई। उसने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाई और धुंधली रोशनी में कपड़ों को शेल्फ में सजाने लगी। तभी पीछे से कदमों की आहट आई। वह पलटी तो देखा, करण खड़ा था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अंधेरा कभी डराता नहीं सानवी, जब मन में रोशनी हो। सानवी भी मुस्कुरा दी। कभी कभी अंधेरा ही सिखाता है कि रोशनी की कीमत क्या होती है। करण कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में अपनापन था, ऐसा अपनापन जिसे सानवी ने बरसों से महसूस नहीं किया था।
वह एक पल को उसके पास आया, पर फिर खुद को संभालते हुए पीछे हट गया, मानो वह उसे कोई मजबूरी या दबाव का एहसास नहीं होने देना चाहता था। उस छोटी सी बातचीत ने सानवी के भीतर एक नई ताकत जगा दी। उसे लगा कि शायद जिंदगी उसे एक नया मौका दे रही है, एक ऐसा मौका जिसमें डर की जगह भरोसा है, ताने की जगह सम्मान है और अकेलेपन की जगह साथ है। उस रात जब सानवी शेल्टर पहुंची, नींद उसकी आंखों से दूर थी। वह छत को देखती रही और दिल में चल रहे सवालों का जवाब ढूंढती रही। क्या सच में कोई इंसान इतना बदल सकता है? क्या कोई बिना स्वार्थ के किसी की परवाह कर सकता है? क्या कोई औरत इतनी टूटी होने के बाद भी दोबारा उठ सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उसे करण को एक मौका देना चाहिए? उसके दिल में अभी भी डर था, लेकिन एक छोटी सी रोशनी भी थी जो कह रही थी कि शायद जिंदगी उसकी तरफ मुस्कुराने लगी है। सानवी शर्मा की जिंदगी में अब पहली बार उम्मीद का उजाला लौट रहा था। पिछली रात करण के शब्द उसके मन में बार बार घूम रहे थे। शायद अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू करो। सानवी ने खिड़की से बाहर देखते हुए सोचा था, अध्याय बदलना क्या सच में इतना आसान होता है? करण की आवाज भी कानों में गूंज रही थी। आसान नहीं है, लेकिन सच्चे रिश्ते मुश्किलों में ही बनते हैं। उस रात सानवी सो नहीं सकी, लेकिन लंबे समय बाद उसकी आंखों से जो आंसू बहे थे वे दर्द के नहीं, सोच के थे। वह समझ रही थी कि जिंदगी उससे फिर एक फैसला करवाना चाहती है। अगली सुबह फैक्ट्री में हलचल थी। सब लोग जमा थे और करण वर्मा मंच पर खड़ा था। उसने एक कागज उठाया और जोर से पढ़ा, आज से मिस सानवी शर्मा को हम नई सुपरवाइजर के रूप में नियुक्त करते हैं। पूरा हॉल तालियों से भर गया। सानवी को विश्वास नहीं हुआ। वह वही लड़की थी जो कभी घर से धक्का खाकर निकाली गई थी और आज पूरे स्टाफ के सामने इज्जत से खड़ी थी। करण ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अपना नाम नहीं, अपना काम पहचान बनाता है। सानवी के दिल पर यह बात सीधी उतर गई। उसने आसमान की तरफ देखा और सच में उसे लगा कि वर्षों से उसके सिर पर जो बोझ था वह जैसे हवा में घुल गया हो। अब उसके कदम और पक्के हो गए थे। उसने शेल्टर छोड़कर पास ही एक छोटा कमरा किराए पर ले लिया। नया कमरा, नई साड़ी, नए सपने और अब उसकी आंखों में नया आत्मविश्वास। लेकिन जिंदगी कभी एक रास्ते पर नहीं रुकती। कुछ ही दिनों बाद करण ने फिर उसे अपने ऑफिस में बुलाया। वही कमरा, वही खामोशी, वही हल्की सी झिझक। करण ने धीमी आवाज में कहा, सानवी, अगर मैं फिर वही बात दोहराऊं तो? सानवी ने बिना पलक झपकाए पूछा, कौन सी बात? करण हल्के से मुस्कुराया, शादी की। मैं फिर पूछ रहा हूं। सानवी की आंखें कुछ पल तक उसके चेहरे पर रुकी रहीं। इस बार न उसमें गुस्सा था, न डर, न शक। बस एक लंबी सांस लेकर उसने कहा, अगर यह रिश्ता इज्जत से शुरू होगा तो शायद इस बार मैं ना कहकर थक जाऊं। करण ने यह शब्द सुने और उसकी आंखें चमक उठीं। वह बोला, बस यही सुनना था। उस पल पहली बार सानवी की आंखों से जो आंसू गिरे, उन्होंने दर्द नहीं, सुकून दिया। कुछ ही हफ्तों में उनकी शादी हो गई। न बैंड बाजा, न महंगे कपड़े, न कोई बड़ा समारोह। बस दो लोग जिन्होंने एक दूसरे की टूटन देखी थी और एक दूसरे की इज्जत को समझा था। शादी के बाद दोनों ने पुरानी बस्ती में एक छोटा सा फ्लैट ले लिया। दीवारें नई थीं, पर घर पुराना नहीं लग रहा था, घर जैसा लग रहा था। जिस घर में सानवी हर सुबह तुलसी में दिया जलाती और करण मुस्कुराकर कहता, अब यह घर मनहूस नहीं, खुशकिस्मत हो गया है। सानवी भी मुस्कुरा देती, लेकिन दिल के एक कोने में पुराना दर्द अब भी जिंदा था। उसे लगता था कि जिन लोगों ने उसे अपमानित किया था, उनकी नजरों में वह शायद अभी भी वही मनहूस लड़की होगी। लेकिन भगवान की लीला अलग होती है। किस्मत अचानक से मोड़ लेती है। एक दिन जब सानवी नई ब्रांच देखने जाने की तैयारी कर रही थी, करण का फोन बजा। वह स्क्रीन पर नाम देखकर रुक गया। मां। उसने वर्षों से अपनी मां विमला देवी की आवाज नहीं सुनी थी। फोन उठाते ही उधर से टूटी आवाज आई, करण बेटा, मैं हूं, आपकी मां। करण कुछ पल चुप रहा। वह बोला, मां, अचानक सब ठीक है? विमला देवी रो पड़ी। सब खत्म हो गया बेटा, घर खत्म, बिजनेस खत्म और आर्यन जेल में है। मैं सड़क पर हूं,
मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहां जाऊं। करण का दिल एक पल को जम गया। वह चौंक कर बोला, जेल? पर कैसे? विमला ने भारी आवाज में कहा। जिस औरत के साथ वह रह रहा था उसने सारा पैसा हड़प लिया, सारे कागज उस पर डाल दिए और खुद गायब हो गई। पुलिस ने उसे धोखाधड़ी में पकड़ लिया। कुछ पल की खामोशी जो दिल को चीर दे। विमला देवी बोली, बेटा, अब मेरे पास कोई नहीं, क्या मैं तुम्हारे पास आ सकती हूं? करण ने आंखें बंद की। उसके बचपन की सारी यादें सामने आ गईं। वह अपनी मां से नाराज था, लेकिन नफरत नहीं बची थी। करण देर तक चुप बैठा रहा था। उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मां, जहां सानवी ने कभी तुम्हारे लिए दरवाजा बंद नहीं किया, वहीं आ जाओ, इसी घर में आओ। फोन के उस पार एक दबी हुई सिसक थी। विमला देवी रो पड़ी। लेकिन बेटा, मैं उस घर का सामना कैसे करूं जहां सानवी रह रही है? मैं उसे क्या मुंह दिखाऊं? जिसे मैंने अपमानित किया, आज उसी से सहारा मांग रही हूं। करण की आवाज बहुत शांत थी। मां, अब वही घर आपका सहारा बनेगा। जिंदगी कभी कभी हमें वहां ले आती है जहां हम खुद को आईने में देख सकें। शाम को जब करण ने यह बात सानवी को बताई तो पूरा कमरा कुछ पलों के लिए बिल्कुल शांत हो गया। कोई शब्द नहीं, कोई सवाल नहीं, बस एक भारी सी खामोशी। सानवी ने आंखें नीचे करके धीरे से कहा, जिसने मुझे अपमानित किया था, आज वही मेरा सहारा मांग रही है। शायद यही ईश्वर का असली इंसाफ है। करण ने सिर हिलाया। हां, यही जीवन का चक्र है। सानवी कुछ देर तक सोचती रही, फिर बोली, करण, अगर मैं उन्हें माफ कर दूंगी तो क्या सच में सब ठीक हो जाएगा? करण उसके पास आकर बैठा और धीमी आवाज में कहा, कभी कभी माफी दूसरों के लिए नहीं दी जाती, खुद को हल्का करने के लिए दी जाती है। इन शब्दों ने सानवी के दिल में गहरी जगह बना ली। अगले दिन सुबह दरवाजा खटखटाया गया। करण ने दरवाजा खोला। सामने वही चेहरा, विमला देवी। पहले जैसी सख्ती नहीं थी। उनके बाल बिखरे थे, आंखों में नींद की कमी और थकान साफ दिख रही थी। हाथ में एक छोटा सा पुराना थैला था। वह धीरे से बोली, करण, क्या मैं यहां रुक सकती हूं? करण ने कुछ नहीं कहा, बस एक तरफ हट गया। सानवी कमरे से बाहर आई। उसकी नजरें कुछ पल के लिए विमला देवी पर ठहर गईं। विमला देवी के होंठ कांप रहे थे। कई सालों की कठोरता उस एक पल में पिघल गई। सानवी, बेटी, मैं शर्मिंदा हूं। सानवी ने एक गहरी सांस ली और उनके पास आई। उसकी आवाज बहुत कोमल थी। अब मुझे बहू नहीं, बस इंसान समझिए। अंदर आइए, रात काफी हो चुकी है। विमला देवी की आंखों से आंसू बह निकले। वे झुककर जमीन पर बैठ गईं। बेटी, मैंने तुझे मनहूस कहा था, पर आज पता चला कि मनहूस मैं खुद थी। सानवी ने तुरंत उन्हें पकड़कर उठाया। नहीं मां, मनहूस कोई नहीं होता, बस वक्त बुरा होता है और वक्त बदल भी जाता है। उस शाम घर के कोने में एक छोटा सा दिया जल रहा था। सानवी उस दिए के सामने जाकर खड़ी हुई और हाथ जोड़ दिए। उसने धीरे से कहा, भगवान, आपने देर की पर अंधेर नहीं किया। करण पीछे खड़ा उसे देख रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, देखो, अब हमारे घर की रोशनी पहले से 2 गुनी हो गई है। सानवी ने पलटकर देखा। विमला देवी दिए के पास बैठी थीं। आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन चेहरा शांत था। पहली बार धीरे धीरे उनकी तबीयत सुधरने लगी। वह अब इस घर का हिस्सा बन चुकी थीं। सानवी उनके लिए वही करने लगी जो कभी उसने उनसे चाहा था, सम्मान, प्यार और देखभाल। विमला देवी कई बार सानवी से कहती, तुमने मुझे वो सजा दी है जो माफी जैसी लगी। एक दिन करण घर आया तो उसने देखा विमला देवी और सानवी पुराने एल्बम देख रही थीं। एक तस्वीर पर विमला देवी का चेहरा थम गया। आर्यन सिंह और सानवी की शादी की तस्वीर। विमला देवी की आंखें भर आईं। काश उस दिन मैंने तुम्हारे सिर पर आशीर्वाद दिया होता तो शायद मेरा बेटा आज जेल में नहीं होता। सानवी ने शांत स्वर में कहा, मां, भगवान सब देखता है। गलतियों का जवाब बदले से नहीं, कर्म से मिलता है। उस रात जब सभी सो गए, सानवी बरामदे में जाकर बैठ गई। आसमान में हल्की ठंडक थी, पर उसके अंदर एक अजीब सा सुकून था। वह हल्का महसूस कर रही थी, सालों का बोझ जैसे उतर चुका हो। करण उसके पास आया और पूछा, क्या सोच रही हो? सानवी मुस्कुराई, सोच रही हूं
कभी कभी मनहूस कहलाने के बाद ही इंसान सबसे ज्यादा चमकता है, करण ने भी मुस्कुराकर कहा। क्योंकि अंधेरा जब खत्म होता है तभी रोशनी की असली कीमत समझ आती है। उस रात का सच यही था। सानवी ने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदली थी, बल्कि उस घर की टूटी हुई इज्जत और रिश्तों को भी फिर से जोड़ दिया था। कभी वह घर जिसे तानों की आवाज खाती थी, अब दुआओं की गूंज से भर गया था। सानवी शर्मा की जिंदगी अब उस मोड़ पर थी जहां हर दिन पिछले दिन से ज्यादा सुकून भरा महसूस होता था। घर के भीतर अब 3 जिंदगियां थीं। एक जिसने अपमान झेला था, एक जिसने हमेशा साथ दिया, और एक जिसने अपनी गलती से सीख ली थी। और इन तीनों के बीच अब सिर्फ एक ही चीज थी, शांति। महीने गुजरते गए। करण वर्मा और सानवी का छोटा सा घर अब खुशियों से भर चुका था। विमला देवी, जो कभी ताने मारती थीं, अब वैसी नहीं रहीं। उनके चेहरे पर अब कठोरता नहीं, बल्कि पश्चाताप और ममता का मिश्रित भाव दिखता था। कभी कभी वे सानवी को देखते हुए कह ही देती, सानवी, जिस दिन तू घर से निकली थी उस दिन लगा था सब खत्म हो गया, लेकिन आज समझ आया घर को बचाया तो तूने ही था। सानवी बस हल्की मुस्कान देती और फिर अपने काम में लग जाती। अब वह पहले जैसी कमजोर नहीं थी, उसके अंदर एक नई रोशनी, नई ताकत थी। फैक्ट्री भी अब सिर्फ एक नहीं रही थी, 2 से बढ़कर 5 शाखाएं खुल चुकी थीं। करण और सानवी मिलकर सब कुछ संभालते थे, मालिक और मैनेजर की तरह नहीं, बल्कि 2 बराबर के साथी की तरह। सानवी ने फैक्ट्री में एक नया नियम बनाया। यहां किसी औरत को उसके अतीत से नहीं, उसके काम से पहचाना जाएगा। औरतें जो पहले सिर झुकाकर आती थीं, अब मुस्कुराकर लौटती थीं। उनके चेहरे पर वही आत्मसम्मान था जो सानवी ने संघर्षों से वापस पाया था। करण अक्सर कहता, तुम्हारे अंदर किसी भगवान की छाया है सानवी। सानवी हंसकर जवाब देती, भगवान नहीं, बस दर्द से मिली ताकत है। लेकिन किस्मत का आखिरी इम्तिहान अभी बाकी था। एक दिन शाम को घर के दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। करण ने दरवाजा खोला। सामने पुलिस खड़ी थी। उनके साथ एक आदमी था, थका हुआ, कमजोर, टूटा हुआ, कंधों पर पुराने कपड़े, आंखों में पछतावा। वह था आर्यन सिंह, वही आदमी जिसने एक दिन सानवी को मनहूस कहकर घर से धक्का देकर निकाला था। आज वही आदमी अदालत से जमानत पर छूटकर टूटी हुई नजरों से खड़ा था। विमला देवी ने उसे देखा और रो पड़ी। बेटा, आर्यन ने सिर झुका लिया। मां, अब मुझे मां कहने का हक नहीं रहा। सानवी कुछ पल तक उसे देखती रही। उसके अंदर न गुस्सा था, न बदला, न घृणा, बस एक गहरी लंबी खामोशी। करण आगे बढ़ा और धीरे से बोला, अंदर आ जाओ भैया, वक्त किसी का एक जैसा नहीं रहता। आर्यन अंदर आया और जैसे ही सानवी सामने दिखी, वह उसके पैरों में गिर पड़ा। उसकी आवाज टूट रही थी। सानवी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। जिसे घर की बदकिस्मती समझा, वह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बरकत निकली। जिसे मैंने मनहूस कहा, उसी ने मेरी मां को जीने की वजह दी। सानवी ने उसकी ओर देखा। चेहरे पर न कोई कठोरता थी, न कोई अहंकार, बस शांत, स्थिर भाव। वह धीरे से बोली, मैं तुम्हें बहुत पहले माफ कर चुकी हूं आर्यन। अगर नहीं करती तो आज इस घर में कोई रोशनी नहीं होती। उस पल कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे समय खुद रुक गया हो। विमला देवी रोती हुई सानवी को गले लगा ली। बेटी, तूने सिर्फ हमें नहीं, खुद भगवान को जीत लिया है। कुछ दिन बाद आर्यन वहीं रहने लगा। वह अब बिजनेस की बात नहीं करता, न गुस्सा, न गर्व, न ताने। वह बस सानवी और करण के कामों में मदद करता, चुपचाप, बिना किसी दिखावे के। सानवी ने उसकी आंखों में एक नया भाव देखा, झुकाव का भाव, इज्जत का झुकाव, जो पहले कभी उसमें नहीं था। धीरे धीरे शहर में भी सानवी की कहानी फैलने लगी। लोग कहने लगे, जिस औरत को कभी घर से निकाल दिया गया था, आज वही अपने कर्मों से इज्जत का घर खड़ा कर रही है। लोग दूर दूर से उसे देखने आते थे, क्योंकि वह सिर्फ एक औरत नहीं रही थी, वह एक सीख बन चुकी थी। किसी के लिए उम्मीद, किसी के लिए प्रेरणा और किसी के लिए एक जीता जागता प्रमाण कि जिसे दुनिया मनहूस कहे, अक्सर वही सबसे उजली रोशनी लेकर आती है। घर में अब तानों की जगह दुआओं की आवाज थी, बदले की जगह माफी थी, अंधेरे की जगह रोशनी थी। और सानवी,
वह जान चुकी थी कि जो इंसान अपमान सहने के बाद भी उठ खड़ा हो, उसकी चमक पर कोई शक नहीं कर सकता। घर में अब शांति थी, सौहार्द था और रिश्तों में वह मिठास लौट आई थी जो कभी टूट चुकी थी। सानवी शर्मा अब सिर्फ अपना घर ही नहीं संभाल रही थी, बल्कि अपने कर्मों से इज्जत का एक नया घर खड़ा कर चुकी थी। धीरे धीरे उसकी कहानी पूरे शहर में फैल गई। एक दिन पत्रकार उसके पास पहुंचे। अगली सुबह अखबार में बड़ी हेडलाइन छपी, मनहूस कही जाने वाली सानवी बनी सैकड़ों औरतों की प्रेरणा। सानवी से पूछा गया, आपने यह सब कैसे किया? वह हल्के से मुस्कुराई और बोली, मैंने किसी से बदला नहीं लिया, मैंने सिर्फ खुद को साबित किया है। भगवान के घर देर होती है पर अंधेर नहीं। उसके सरल शब्दों में इतनी गहराई थी कि हर सुनने वाला भावुक हो गया। अब हर रविवार को सानवी फैक्ट्री की सभी महिलाओं को इकट्ठा करती। वह उन्हें बैठाकर बहुत प्यार से कहती, अगर कोई तुम्हें कमतर कहे तो याद रखना, तुम्हारी कीमत उसके तानों से नहीं, तुम्हारे कर्मों से तय होती है। उन औरतों की आंखों में चमक आ जाती जो पहले सिर झुकाकर काम करती थीं, अब सीना तान कर चलती थीं। एक शाम सूरज ढल रहा था, आसमान नारंगी रंग में डूबा था। विमला देवी बरामदे में बैठी थीं। सानवी पास आकर बैठी तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया और धीमे से बोली, बेटी, तूने हमें वह सबक सिखाया है जो मंदिरों में भी नहीं सिखाया जाता। किसी को उसकी किस्मत से मत आंकना, वरना अपनी किस्मत भी रूठ जाती है। सानवी की आंखें भर आईं। उसने झुककर विमला देवी के पैर छुए और बोली, मां, अगर मैं आज मुस्कुरा पा रही हूं तो आपकी माफी ने ही मुझे हल्का किया है। रात को करण छत पर आया। वहां सानवी आसमान की तरफ देखते हुए चुपचाप बैठी थी। हवा में हल्की ठंडक और बहुत सुकून था। करण ने पूछा, अब तुम्हारे मन में कुछ बाकी रह गया है? सानवी मुस्कुराई, बस एक छोटी सी ख्वाहिश कि कोई और औरत अब मनहूस कहकर घर से ना निकाली जाए। करण ने उसका हाथ थाम लिया और धीरे से बोला, वह दिन जरूर आएगा, क्योंकि अब लोग सानवी शर्मा को जानते हैं, वह औरत जो अंधेरे में भी रोशनी बन गई। नीचे आंगन में विमला देवी तुलसी के पास दिया जला रही थीं। घर में हल्की सी रोशनी फैली थी, हवा में शांति घुली थी। वह घर जो कभी तानों और अपमान से भरा रहता था, अब दुआओं और प्रेम से गूंज रहा था। उस दिए की लौ को देखकर लगता था जैसे भगवान कह रहे हों, देर थी पर अंधेर नहीं था। सानवी की कहानी अब सिर्फ एक कहानी नहीं रही थी, वह एक संदेश बन चुकी थी, एक सीख जो हर टूटे दिल को नया साहस देती है। और वह सीख यही कहती है, जिस इंसान ने तुम्हें मनहूस कहा, उसे जवाब आवाज से मत दो, उसका जवाब तुम्हारे कर्म देंगे। क्योंकि जब वक्त पलटता है तो सबसे बड़ा सम्मान उसी को मिलता है जिसे दुनिया ने ठुकराया होता है। सानवी बरामदे में खड़ी थी। करण उसके पास आया। विमला देवी चुपचाप दिया जलाती रहीं। इस घर में अब न ताने थे न डर, बस प्यार और शांति की मीठी गूंज। और आज सानवी सच में जीत चुकी थी, अपने दर्द पर, अपमान पर और अपनी किस्मत पर भी। अब वही औरत जो एक रात बेघर थी, आज सैकड़ों महिलाओं की उम्मीद बन चुकी थी। दोस्तों, सोचिए, अगर आप सानवी की जगह होते, क्या आप भी उन लोगों को माफ कर पाते जिन्होंने आपको तोड़ दिया था? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।